वो कहते हैं ना कि बॉस थोड़े मनचले होते हैं। वैसे नक्श तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, लेकिन ब्यूटी को देखकर तो अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। नक्श की नजर उसकी सेक्रेटरी नंदिता से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी नंदिता ने कहा, सर, जावेरी खानदान से नवीन जावेरी आए हैं। वो शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराना चाहते हैं और साथ ही साथ निगोशिएशंस कराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वो इतनी जल्दी आ गया? देखो, अभी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा जावेरी खानदान को इन्फॉर्म करो। उनसे पूछो कि क्या वो भूल गए मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था। अब जब वो भूल गए हैं तो उन्हें जगाना तो पड़ेगा ना। उनसे कह दो कि मैं उनके साथ की गई पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूँ। अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उनके सारे कोऑपरेशन मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ अकेले अनिका हैंडल करेगी और किसी को इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इस बारे में आगे बात करने का कोई मतलब नहीं। ये बोलते हुए अचानक से नक्श को एहसास हुआ कि दर्द की मारे उसका सर फटा जा रहा है। अपनी आंख बंद करके नक्श चेयर पर ही पसर गया और अपने ही हाथ से अपना सिर दबाने लगा था। सेक्रेटरी नंदिता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या नवीन जावेरी को बैठाकर रखना है और क्या ये बात जावेरी खानदान तक पहुंचानी है? हाँ, बिल्कुल। नक्श के मुंह से ये सुनते ही नंदिता केबिन से निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के शानदार ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर सीईओ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। मन ही मन वो सोच रहे थे कि उनका नंबर कब आएगा, वो कब मिलेंगे और फेस टू फेस बात करेंगे। बेचारे मैम्बो अंकल, उनका नंबर तो नहीं आया, लेकिन उनके पास कल्याणी का कॉल जरूर आ गया, जिनसे उन्हें पता चला कि उन्हें यहां से निकलना होगा। कॉल रखने के बाद मैम्बो अंकल के चेहरे पर पजल्ड लुक था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कल्याणी ने उन्हें यहां से जाने के लिए क्यों कहा। जब वो सुबह सुबह भानुशाली ग्रुप के लिए निकल रहे थे तब तो कल्याणी के चेहरे पर मैम्बो अंकल को लेकर फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, तो फिर अब अचानक से कल्याणी की टोन क्यों बदल गई? मन ही मन ये सोचते हुए मैम्बो अंकल का ध्यान लिफ्ट की तरफ गया। 5 मिनट और इंतजार करने के बाद भी जब भानुशाली ग्रुप में से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया तो तुरंत ही वो उस ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मेंशन में एक बार फिर से पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। कल्याणी ने फिर से एक फैमिली मीटिंग जो बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को शामिल नहीं किया गया। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका में ऐसा क्या है जो वो मुझसे भी बेहतर है? उसकी खुद की कंपनी तो उससे संभाली नहीं जा रही है, बंद होने की कगार पे खड़ी है। मुझे तो लगता है कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ ही बेवकूफ है। आज नहीं तो कल देख लेना कि इस नए सीईओ की वजह से ही भानुशाली ग्रुप डूब जाएगा। जब मैम्बो अंकल लौट कर आए तो उन्हें कल्याणी से पता चला कि भानुशाली ग्रुप उनके साथ की गई पार्टनरशिप को कैंसिल कर रहा है। ये सुनकर मैम्बो अंकल अचानक से फ्यूरियस हो गए। मैम्बो अंकल को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर भानुशाली ग्रुप को उनसे क्या दुश्मनी है। ठीक है, कोई बात नहीं अगर उन्हें जावेरी खानदान के साथ काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना। भानुशाली ग्रुप चाहता है कि जावेरी खानदान के कोऑपरेशन मैटर्स सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करे, जिसे मैम्बो अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कल्याणी ने मैम्बो अंकल की ओर देखा जो गुस्से से हवा में उड़ रहे थे। भानुशाली ग्रुप जिस तरह से मैम्बो अंकल से पेश आ रहा था उससे कल्याणी भी खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कल्याणी ने मैम्बो अंकल से कहा, नवीन, आराम से, पूरा परिवार यहाँ बैठा है, शांति रखो। उसके बाद कल्याणी ने बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, इस मैटर के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? हमें क्या करना चाहिए? दादी, भानुशाली ग्रुप के सीईओ ने बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए सिर्फ अनिका को ही क्यों चुना है? उन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है? परिवार के एक मेंबर ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा, हाँ, क्यों ना हम इस बारे में अनिका से बात करें। अगर वो एक दूसरे को जानते हैं तो भानुशाली ग्रुप के साथ काम करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरे मेंबर ने भी अपनी राय सामने रखी। जहाँ तक मुझे याद है, अनिका ने हमसे कहा कि वो लास्ट टाइम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई थी, तब उसने सीईओ को देखा भी नहीं था, उसकी तो मुलाकात ही नहीं हुई थी। ये कैसे हो सकता है? सीईओ तो अनिका के लिए पागल हो रहा है और यहाँ अनिका कह रही है कि वो मिली नहीं। वो हमसे झूठ बोल रही है। एक जवान और खूबसूरत लड़की और दूसरी तरफ जवान और अग्रेसिव सीईओ। अगर वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते तो ये कोऑपरेशन इतनी आसानी से नहीं होता। मुझे तो उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैम्बो अंकल का भांजा जो पूरे समय मैम्बो अंकल के साथ ही रहता है, उसने भी अपनी राय पेश की। जब जावेरी खानदान के बाकी लोगों ने यह सुना तो वो भी धीमी आवाज में इस टॉपिक पर डिस्कशन करने लगे थे। हाँ, हो सकता है कि अनिका ने उस सीईओ को किसी और तरीके से पटाया हो जिससे चीजें काफी स्मूथ हो जाए, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। वैसे भी उसका पति तो पूरा ही यूजलेस है यार। कोई जॉब थोड़ी करता है, घर पे बैठा रहता है। और यानी का वो बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड औरत है भाई। शायद वो ये सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही है। सभी लोगों का डिस्कशन सुनने के बाद मैम्बो अंकल काफी बेटर फील कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, हालांकि उन्होंने तुरंत ही उस मुस्कान को छिपा लिया था। अनिका कल्याणी के सबसे बड़े बेटे की बेटी थी। जब उसने देखा कि लोग अनिका के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं तो तुरंत ही कल्याणी ने 2 बार खांसते हुए सभी को इशारा किया कि वो अपनी बकवास बातें बंद करें। भले ही कल्याणी अनिका को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कल्याणी को अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार था। उसके खातिर कल्याणी को बीच में आना ही पड़ा और सभी लोग शांत भी हो गए। ये मैटर सिर्फ अनिका से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मैटर जावेरी खानदान से जुड़ा हुआ है और हमें लॉन्ग टर्म के बारे में इस पर सोचना होगा, क्योंकि भले ही वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, लेकिन जावेरी खानदान के पास
अभी वो एबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का फाइन भर सके। तो ये सोचकर चलिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जावेरी खानदान का होगा, अनिका का नहीं। कल्याणी ने सिचुएशन के हार्ड फैक्ट्स को बताते हुए कहा, अगर ताकत की बात की जाए तो भानुशाली ग्रुप की ताकत के सामने जावेरी खानदान कुछ भी नहीं था। अगर भानुशाली ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देते तो जावेरी खानदान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जावेरी खानदान की डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट यही निकला कि भले ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ चाहता है कि अनिका सारा कोऑपरेशन मैटर हैंडल करे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अनिका और सीईओ के बीच में क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता है भी तो वो कैसा रिश्ता है, कितने दिन चलेगा? अगर वो रिश्ता टूट गया तो फिर जावेरी खानदान का क्या होगा? जावेरी खानदान लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोच रहा था और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो अनिका की जगह किसी और लड़की को चूज करेंगे जो अनिका से हर हाल में बेहतर होगी और अच्छे से अच्छे इस मैटर को हैंडल कर पाएगी। इसलिए अनिका की कजिन पल्लवी, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, उसे चुना गया। पल्लवी अनिका की जगह लेने वाली थी और कल सुबह भानुशाली ग्रुप जाने वाली थी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जावेरी खानदान ने क्या सोचकर अनिका की जगह पल्लवी को चुना। जी हाँ, अनिका शादीशुदा थी और ऐसे में उन्हें नहीं पता कि उसके और सीईओ के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए वो पल्लवी को बीच में लाना चाहते थे। अगर सीईओ को पल्लवी पसंद आ गई तो फिर तो जावेरी खानदान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वाकई में जावेरी खानदान बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में आधा दिन बिताने के बाद नक्श ने तय किया कि अब उसे घर निकल जाना चाहिए। सेक्रेटरी नंदिता ने नक्श के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजाम कर दिया था। हवा से बात करते हुए नक्श घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर नक्श ने देखा कि घर पर कोई भी नहीं था। नक्श को ऐसी शांत फीलिंग बहुत पसंद थी। नक्श ने अपने लिए मैगी बनाई और खाने के बाद घोड़े बेचकर सो गया। वो तब तक सोता रहा जब तक रात को अनिका घर नहीं आ गई। जब अनिका ने नक्श के बिखरे हुए बाल और सिलवटे वाले कपड़े देखे तो तुरंत ही उसने नक्श से पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन घर में ही सो रहे थे? अरे नहीं, मैं तो दोपहर को ही आ गया था। वैसे क्या तुम्हें आज तुम्हारी दादी का कॉल आया था? पानी का गिलास लेकर नक्श अनिका की तरफ बढ़ा जो सोफे पर बैठी हुई थी। अनिका ने कंफ्यूज नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो वो मुझे क्यों कॉल करेंगी? यह सुनकर नक्श अचानक से हिल गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये कल्याणी अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही है। लेकिन नक्श ने अपने इमोशंस को बिना एक्सप्रेस किए और शांत रहते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अपनी दादी का नाम सुनकर अचानक से अनिका को याद आया कि अब उसकी दादी माँ ने कोऑपरेशन का सारा मैटर मैम्बो अंकल के हाथ में दे दिया है। ये सोचकर अनिका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। तुम कल रात कहाँ पर थे? अब अनिका का ध्यान पूरी तरह से नक्श पर था और जब उसे याद आया कि कल की रात नक्श घर नहीं लौटा तो वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। दरअसल अनिका को कल नक्श से बहुत कुछ पूछना था, लेकिन नक्श तो कल घर ही नहीं लौटा, इसलिए अनिका के मन के सवाल अभी भी उसके अंदर ही दबे हुए थे। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, वो मैं एक पुराने दोस्त के घर गया था। बात करते करते बहुत लेट हो गया तो फिर मैं उसके घर पे ही सो गया। पुराना दोस्त? क्या वो मिस्टर पटेल है, होटल प्राइम स्टार वाले? पानी का गिलास नीचे रखने के बाद अनिका नक्श को घूरने लगी। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। नक्श अनिका से छिपाना नहीं चाहता था और नेचुरल अंदाज में जवाब दिया। अनिका चौंक गई जब उसने नक्श के मुंह से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुना। कुछ सेकंड सोचने के बाद अनिका सोफे पर लेट गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मिस्टर पटेल को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि कल पूरी रात तुम उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये बोलने के बाद अनिका ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोली, अच्छा ये बताओ कि मिस्टर पटेल किस तरह के इंसान है? वैसे क्या उनके पास इतना टाइम है कि तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक बात कर सके? तुम कल लाइमलाइट में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। नक्श ने अपने दोनों कंधे ऊपर की ओर उठाए लेकिन बोला कुछ नहीं। जाओ और मेरे लिए मैगी बनाओ, मैं डिनर नहीं करके आई हूँ। अनिका का ध्यान पूरी तरह से ड्रामा सीरीज पर रखा हुआ था जो आज टीवी पर पहली बार आ रही थी। नक्श मैगी को बाउल में सर्व कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और चित्रा भी घर लौट आई थी। चित्रा ने देखा कि नक्श किचन में खाना बना रहा है। अचानक से उसे याद आया कि आज फोन पर नक्श ने उससे क्या कहा था और ये सोचते ही चित्रा का चेहरा अचानक से बदल गया। हाँ? नक्श को देखकर चित्रा ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, लेकिन जब नक्श की तरफ से चित्रा को कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और अपने जूते उतारने के बाद सीधा अनिका की तरफ बढ़ी और सोफे पर जाकर बैठ गई। जब अनिका ने अपनी माँ का चेहरा देखा तो तुरंत ही उसने पजल्ड लुक के साथ कहा, अब आपका मूड किसने खराब कर दिया? चेहरे पर 12 क्यों बजे? बिजू कौन हो सके? कोई है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के। ये बोलते हुए चित्रा की नजर सीधा किचन की तरफ गई और अनिका समझ गई कि चित्रा किसकी तरफ इशारा कर रही है। उसे समझ में आ गया था कि जरूर नक्श ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उसकी मां नाखुश है। अपनी मां को इस तरह देखकर अनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुरंत ही अनिका चित्रा की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, माँ आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। चित्रा ने देखा कि अनिका का टोन अचानक से बदल गया है, साथ ही साथ उसकी आवाज भी धीमी हो गई है। इससे चित्रा को इतना तो पता चल गया था कि अनिका में नक्श को लेकर थोड़े चेंजेस आ गए और चेंजेस आते भी क्यों नहीं,
अगर नक्श नहीं होता तो अनिका की अंजी कॉर्पोरेशन इतनी आसानी से फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसे आती? गहरी सांस लेते हुए चित्रा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोली, खटिया खड़ी करने जैसा कुछ नहीं है। बस मैं तो तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूँ। बार बार तुम दोनों का IVF प्रोसेस फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। बस मैंने नक्श को इतना सा कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओ। जे पण खर्चो हसे ए हूं देइस। ये बोलते हुए चित्रा का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर से उसने बोलना शुरू किया। लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा? कहता है हम सब फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आखिर वो कहना क्या चाहता है? क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर ये सब कर रही हूँ? मैं तो तुम दोनों का ही अच्छा चाहती हूँ ना। ओह मम्मी, आप कितनी स्वीट हो, लेकिन प्लीज क्या कुछ समय के लिए आप इस मैटर को साइड में रख सकती हो? मेरे सर पे वैसे ही काम का बहुत लोड है। अभी अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आई है। मुझे मेरी कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चों पर। जब अनिका को पता चला कि यहाँ बात उसके टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर हो रही है तो उसने भी मैटर पर इतना ध्यान नहीं दिया और बात को दबाने की कोशिश की। अनिका की बात सुनकर चित्रा की आंखें बड़ी हो गई। तुरंत ही चित्रा ने टोन बदलते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस मैटर को साइड में रख दूं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 3 से 4 बार तुम्हारा IVF प्रोसेस फेल हुआ है। उसके बाद भी तुम जल्दी में ही हो। लोगों को जवाब मुझे देने पड़ते हैं, लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। उसका क्या? ऐसा है तो तुम लोगों को जवाब क्यों नहीं दे दिया करती? मम्मी प्लीज बस भी करो, इस टॉपिक पर अभी मुझे बात नहीं करनी है। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही नक्श अपने हाथ में मैगी का बाउल लेकर पहुंच गया। नक्श ने मैगी को टेबल पर रखा। यह देखकर पहली बार नक्श की तरफ से अनिका को केयरिंग फील हुआ। हालांकि नक्श तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनिका ने कभी नक्श को ध्यान से देखा ही कहा था। आज देखा तो मैगी जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। नक्श और अनिका की आंखें टकराई और अनिका ने धीमे से थैंक्स बोला। नक्श को भी यह एहसास होने लगा था कि अनिका के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया था। अनिका इस पल में इतना खो गई थी कि अपने मां के डिससैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अनिका ने नक्श से कहा, अभी के लिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जब चित्रा ने अपनी बेटी के मुंह से यह सुना तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। तुरंत ही वो सोफे से उठी और शताब्दी की स्पीड से अपने कमरे में चली गई। नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। नक्श अपनी खुशी पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनिका ने नक्श के लिए चित्रा के सामने स्टैंड लिया था, वो भी इतनी बड़ी बात पर। उसे मामला बनता दिख रहा था। मैगी खाने के बाद अनिका ने बचे कुचे बर्तन धोए और बिस्तर पर आकर लेट गई। नक्श, जिसका बिस्तर जमीन पर था, वो तुरंत ही मुड़ा और अपने शरीर को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए बिस्तर पर सो रही अपनी खूबसूरत बीवी को देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद नक्श ने कहा, अनिका, अगर कल तुम्हें दादी का कॉल आता है और वो तुमसे भानुशाली ग्रुप के साथ कोऑपरेशन की बात करती है तो तुम डायरेक्टली हाँ मत कहना, थोड़ा समय लेना। उन्हें भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। नक्श की बात सुनकर अनिका चौंक उठी और नक्श की तरफ मुड़ी। पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ अनिका ने कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? दादी ने अब सब कुछ मैम्बो अंकल को दे दिया है। भानुशाली ग्रुप के साथ अब सारा कोऑपरेशन वही हैंडल करेंगे। अब उन्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ पता नहीं चलता और बस फालतू की बातें करते रहते हो। बस ध्यान रखना, अगर बाय चांस उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े तो एकदम से हाँ मत कहना, ठीक है? चलो अब सो जाओ। नक्श को अनिका की इम्पेशेंट टोन से कोई मतलब नहीं था। अपनी बात कहने के बाद नक्श तुरंत मुस्कुराता हुआ सो गया। नक्श ने एक बार फिर से अनिका को उस मैटर की याद दिला दी जिसके बारे में अनिका सोचना भी नहीं चाहती थी। अनिका का मूड खराब हो गया था, लेकिन घड़ी में रात के 12 भी बज गए थे। जैसे तैसे अनिका ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनिका अपने काम से निकल गई तो उसके पीछे पीछे नक्श भी अपनी कंपनी की तरफ निकल गया। सीईओ की जो पोजीशन है ना, वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, खासकर जब आपके पास इतनी एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो खुद ही सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। सुबह से लेकर शाम तक बस चाय का आनंद लो और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके घर निकल जाओ। अभी नक्श ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज नंदिता ने पिंक कलर का स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। आज तो वो कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने नक्श को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, सर, जावेरी फैमिली ने कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम पल्लवी जावेरी है। नंदिता पर नजर डालने के बाद नक्श का ध्यान पूरी तरह से अपनी चाय के कप पर था। नक्श ने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठाया और बोला, उसे जाने के लिए कह दो। ये कल्याणी देवी अपने आप को समझती क्या है? जब मैंने बोल दिया है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिका चाहिए, तो फिर अपने परिवार के बाकी लोगों को भेजकर वो क्या दिखाना चाहती है? वो मुझे अपने परिवार में फंसाने की कोशिश कर रही है।
पर एक बात वो भी नहीं जानती कि मैं तो पहले से ही उसके परिवार का हिस्सा हूं, बदकिस्मती से। नक्श ने मन ही मन सोचा और चाय का कप खाली कर दिया। जावेरी खानदान में पल्लवी का भी बहुत दबदबा था, क्योंकि वो अनिका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पूरे सूरत में पल्लवी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। कुछ मजनू तो सुबह से लेकर शाम तक पल्लवी को देखने की आस में बैठे रहते थे। आज तक कभी भी किसी ने पल्लवी को रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन यह पहली बार था कि जब नक्श ने पल्लवी को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया था। पल्लवी भी मैम्बू अंकल की तरह ही भानुशाली ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रही थी। सभी एम्प्लॉइज की नजर पल्लवी पर ही थी, क्योंकि पल्लवी बला की खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया, तो यह पल्लवी के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब पल्लवी जावेरी खानदान के मेंशन लौटी और जो कुछ भी हुआ उसे कल्याणी के सामने बयां किया, तो कल्याणी का चेहरा गुस्से से झन्ना उठा। कल्याणी गुस्से से तिलमिला उठी थी। लेकिन दूसरे पहलू को देखे तो कल्याणी पूरी तरह से हेल्पलेस थी और अब उसके पास अनिका को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अनिका अपनी मां चित्रा के साथ शॉपिंग कर रही थी। 2 दिन के बाद चित्रा के भाई यानी अनिका के मामा कनाडा से आ रहे थे। अनिका के डैड के जाने के बाद अनिका के परिवार की देखभाल उसके मामा ने ही की थी। जावेरी खानदान ने तो उसके डैड का सब कुछ वापस ले लिया और अनिका और चित्रा को एक तरह से अकेला कर दिया। ये तो भला है अनिका के मामा का, जिन्होंने अनिका के परिवार को संभाला, अनिका को पूरी फंडिंग दी जिससे वो अंजी कॉर्पोरेशन की शुरुआत कर सके। उसके मामा ने उसके लिए इतना कुछ किया कि अब अनिका को उसके मामा से मांगने में बड़ी शर्म आती है। यही वजह है कि अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए उसने अपने मामा से हेल्प नहीं मांगी। अब जब वो 2 दिन बाद यहां आ रहे हैं, तो दोनों माँ बेटी अपने मामा को खास सरप्राइज देना चाहती है और इसी वजह से शॉपिंग अभियान चल रहा है। इसी बीच अचानक से अनिका का फोन बजा। अनिका ने फोन जेब से निकाला और देखा कि कॉल कल्याणी की तरफ से आ रहा है। अनिका और चित्रा ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद अनिका ने कॉल उठाते हुए लाउड स्पीकर पर लगाया। हेलो दादी। फोन की दूसरी तरफ से कल्याणी की आवाज आई। हालांकि कल्याणी का टोन कुछ अजीब साउंड कर रहा था। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगी? हेल्प? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमेशा कठोर और सख्त बने रहने वाली कल्याणी आज रिक्वेस्ट कर रही है, वो भी अनिका से? जैसे ही ख्याल चित्रा को आया उससे रहा नहीं गया और तुरंत ही उसने कहा, मम्मी जी, आपको इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा काम है जो अनिका कर सकती है तो आप उसे बताइए, वो जरूर करेगी। ये सुनते ही अनिका नाखुश हो गई और उसने अपनी माँ चित्रा को देखा। हालांकि अनिका ने कुछ भी कहा नहीं था और कल्याणी के बोलने का इंतजार करने लगी। बेटा, बात ऐसी है कि जो हमारे और भानुशाली ग्रुप के बीच में कॉपरेशन हुआ है, उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करेगी। अनिका को कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी नए आर्टिस्ट के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कल्याणी ने सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था और बस वो चाहती थी कि अनिका ये सब करे। हालांकि कल रात को जो कुछ भी नक्श ने कहा, वो अचानक से अनिका के दिमाग में फ्लैश होने लगा और इसी के साथ अनिका अपने दांत पीसने लगी। अनिका ने एडवांटेज उठाना चाहा और चित्रा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुरंत ही अनिका ने फोन को लाउड स्पीकर से हटाया और बोली, सॉरी दादी, पर आपने ये मैटर मैम्बो अंकल को संभालने के लिए दिया था, तो मुझे लगता है कि अब जब ये मैटर हाफ वे डन हो चुका है, तो अब आपको उनकी जगह किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको मैम्बो अंकल को सारी प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए। चलिए दादी, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्णा। ये बोलने के बाद अनिका ने कॉल कट कर दिया। चित्रा घूरते हुए अनिका को ही देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई थी। आंसू बोले छे, तुझे पता भी है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चित्रा को अनिका की हरकत पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो अभी भी लगातार अनिका को ही घूरे जा रही थी। चित्रा के हिसाब से अनिका ने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी, जिसमें कल्याणी ने तो सामने से ही कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अनिका ने तो पल्ला ही झाड़ दिया। अनिका को चित्रा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने फोन के साथ अनिका स्टोर से बाहर निकल आई थी। चित्रा अनिका को फॉलो करना चाहती थी, लेकिन अभी चित्रा की शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गुस्से में अपने पैर पटकते हुए चित्रा ने कुछ समय के लिए अनिका को अकेले छोड़ दिया था। अनिका ने इधर उधर देखा और मॉल में उसे जहां भी बैठने की जगह मिली वहां जाकर बैठ गई और अपने फोन में नक्श के लिए एक मैसेज टाइप करने लगी। वहीं दूसरी तरफ नक्श फोन पर कार्तिक से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही नक्श ने कॉल रखा, वैसे ही उसने देखा कि अनिका ने उसे मैसेज किया है। मैसेज में लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले दादी का कॉल आया था। वो मुझे कह रही थी कि भानुशाली ग्रुप के साथ अब मुझे ही कोऑपरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब नक्श ने यह मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन हो गया था।
नक्श को अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मानना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें इंतजार करना चाहिए, परेशान मत हो। तुम्हारी दादी आज नहीं तो कल तुमसे फिर कांटेक्ट करेंगी, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुम्हारे फायदे की बात नहीं करती। उनकी कंडीशंस तभी मानना जब वो तुम्हें कुछ दें। इस मैसेज को भेजने के बाद नक्श ने अपना फोन जेब में डाला और अपनी कंपनी से निकल गया। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नक्श की सवारी सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही अनिका को नक्श का मैसेज मिला, वैसे ही उसने उस मैसेज को खोला। हालांकि उस मैसेज में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जितना भी लिखा था उसे पढ़ने के बाद अनिका को और भी ज्यादा बेहतर फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब नक्श होटल प्राइम स्टार पहुंचा तो कार्तिक ने पहले से ही लंच का इंतजाम करके रखा था। पूरी टेबल खाने की डिशेस से भरी हुई थी। नक्श, आओ इधर बैठो। कार्तिक ने नक्श को मेन चेयर पर बैठने के लिए कहा और खुद नक्श के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। उसके बाद कार्तिक ने जैसे ही एक ताली बजाई, वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान भी थी और साथ ही साथ वो ये सोचने लगा कि भैया अब कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। कार्तिक ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और नक्श को देखने लगा। कार्तिक का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था और नक्श को लगने लगा था कि उसका शक सही होने वाला है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद कार्तिक ने बॉक्स को नक्श की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इस अमानत को मैं पिछले 4 सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो उसके हाथों में जाए जिसकी ये है। कार्तिक, तुम मुझे पहले एक बहुत बड़ा तोहफा दे चुके हो, अब मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। ये बोलते हुए नक्श ने उस बॉक्स को वापस कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उस बॉक्स को वापस से नक्श की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। तुम पहले भी कमजोर थे और अभी भी कमजोर नजर आ रहे हो, इसलिए स्पेशली इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कार्तिक का फोन बजने लगा। फोन उठाने के बाद कार्तिक के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद कार्तिक ने नक्श से कहा, माफ करना दोस्त, मुझे लगता है आज का लंच तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करना है। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझ। नक्श ने तुरंत ही हाथ हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, जल्दी जाओ और अपना काम खत्म करो। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हें एडवांस में थैंक यू। ठीक है, जल्दी साथ में लंच करते हैं। ये बोलते हुए कार्तिक उस कमरे से निकल गया। कार्तिक के वहां से जाने के बाद नक्श की नजर उस छोटे से बॉक्स पर ही अटकी हुई थी। हल्की सी मुस्कान के साथ नक्श ने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। पता नहीं कार्तिक को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। मन ही मन ये सोचते हुए नक्श का ध्यान टेबल की तरफ गया जो पूरी तरह से जायकेदार डिशेस से भरी हुई थी। फिर क्या था, नक्श अकेले ही खाना खाने लगा। क्योंकि आज के सारे काम नक्श निपटा चुका था, इसलिए उसे वापस कंपनी जाने की कोई जरूरत तो थी नहीं। खाना खाने के बाद नक्श अपनी हवाई पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद नक्श ने शावर लिया और उसके बाद ही उसने कार्तिक के गिफ्ट को अपने हाथ में लिया। जैसे ही नक्श ने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर नक्श का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स के बीच में काले रंग की पिल जैसा एक मार्बल था, जैसे मानो वो कोई चॉकलेट बीन हो, और वो खुशबू उसी में से आ रही थी। अचानक से नक्श को याद आया कि कार्तिक ने उसे कहा था कि उसका शरीर बहुत ही कमजोर है। ये सोचते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाने लगा। क्या है ये? क्या ये कोई दवाई है? क्या इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये तो किसी जड़ी बूटी वाली पिल की तरह दिख रही है, जैसा टीवी में दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कार्तिक को उल्लू बनाया हो? ये शिलाजीत खा रहा है क्या? नक्श के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। इसी के साथ नक्श को यह भी याद आया कि कार्तिक ने उससे कहा था कि उसने इस गिफ्ट को 4 सालों तक प्रिजर्व करके रखा है। अब ये गिफ्ट तो दवाई निकली, तो कहीं ये दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई है? नक्श के मन में दवाई को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया था और इस दवाई को लेने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। वैसे नक्श इस दवाई को लेकर करेगा भी क्या? अनिका तो उसे हाथ तक लगाने नहीं देती है, तो जिस तरह से ये दवाई कार्तिक के किसी काम की नहीं, उसी तरह से ये दवाई नक्श के भी किसी काम की नहीं थी। ये हमारी थियरी है, क्योंकि हम इस दवाई को शिलाजीत समझ रहे हैं, लेकिन क्या पता ये दवाई शिलाजीत ना हो। अंत में नक्श ने ये डिसाइड किया कि वो कार्तिक को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। ऊपर से उस दवाई की स्मेल से नक्श काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। नक्श ने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ी। वो पिल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। नक्श यकायक चौंक गया। उसे डर भी लग रहा था और साथ ही अब रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने ये पिल क्यों ली। हालांकि कार्तिक उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी नक्श को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल ले तो ली, लेकिन कहीं अब नक्श मर तो नहीं जाएगा।
अभी नक्श इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे उल्टी करके उस पिल को वापस बाहर निकाल देना चाहिए कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते नक्श बेहोश हो गया। जब नक्श की आंख खुली तो लगभग रात हो गई थी। ये बदबू कहां से आ रही है? अभी नक्श ने आंख खोली ही थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। जब नक्श जमीन से उठा तब उसे पता चला कि बदबू तो उसके शरीर से ही आ रही है। इस समय नक्श का शरीर एक अजीब पीली चिपकू लिक्विड चीज से भरा हुआ था। उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। नक्श काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। ओह गॉड, ये क्या है? नक्श के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर नक्श बाथरूम से बाहर आया और बाहर आने के बाद नक्श ने घर की सफाई की। बेहोश होने के बाद जिस जगह पर नक्श गिरा उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में नक्श को और आधा घंटा लगा। किसी ने कार्तिक को बेवकूफ बनाया है। ताकत वाकत छोड़ो, इस दवाई ने तो मुझे और दर्द दे दिया। ऊपर से साली ये बदबू। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स हैं। कमरा साफ करते हुए नक्श मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था। जैसे ही कमरे की सफाई हुई वैसे ही अनिका और चित्रा घर आ गए। नक्श, क्या तुमने खाना बनाया? शॉपिंग का सारा सामान सोफे पर रखते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखकर कहा, जो अभी चित्रा के हाथ से सामान लेने में मदद कर रहा था। नक्श 2 से 3 बार खांसा और अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोला, वो दरअसल मुझे कोई काम था, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाया। क्यों ना हम आज बाहर खाना खाने चले? पहले तो ऐसे बहाने कभी सुनने को नहीं मिले थे। रोज घर पे रहते हो, काम कुछ है नहीं करने को, लेकिन आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लगे। ये बोलते हुए चित्रा ने नक्श को देखा और उसके चेहरे पर फेक स्माइल आ गई। अनिका को भी नक्श की बात कुछ हजम नहीं हुई। हालांकि उसे भी लगा कि उसकी माँ एकदम सही कह रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नक्श का बदला रूप देखकर अनिका नक्श के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। इसलिए अनिका ने कहा, कोइंसिडेंटली मैं भी कुछ दिनों से सोच रही थी कि हमें बाहर खाना खाने चलना चाहिए। तो फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद हम सब बाहर डिनर करने चले। ये बोलते हुए अनिका ने चुपके से नक्श के टी-शर्ट को खींचा और उसे इशारा किया कि उसे कमरे में चले जाना चाहिए। अनिका की इस हरकत से नक्श को समझ में आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। नक्श का दिल फिर से गार्डन गार्डन हो गया। उसने अनिका का सारा सामान उठाया और उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चलता बना। नक्श, ये सब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज होती है ना। तुम हमेशा खाना बनाते हो, लेकिन आजकल हो क्या गया है? आलस मत किया करो, वरना खाना नहीं बना पाओगे। और रोज रोज एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अनिका एक एक करके उन नए कपड़ों को बाहर निकाल रही थी जो उसने आज खरीदे थे और नक्श उन कपड़ों को अलमारी में सेट कर रहा था। अनिका की बात सुनकर नक्श की भौहें ऊपर की ओर उठी, लेकिन नक्श ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। जब अनिका ने देखा कि नक्श काफी ओबीडियंटली बिहेव कर रहा है तो उसके बाद से उसने उस टॉपिक पर उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि एक नया टॉपिक छेड़ते हुए बोली, परसों दादी का बर्थडे है। याद रखना कि तुम्हें अगले 2 दिन के अंदर उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेना है। सस्ता सामान नहीं देना है नक्श, इसलिए खरीदने से पहले 1000 बार सोचना, वरना हर बार की तरह इस बार भी मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। जब नक्श ने यह सुना तो उसे अचानक से याद आया कि 2 दिन बाद कल्याणी के साथ साथ उसका भी बर्थडे है। अब अनिका हो या फिर कोई और, किसी को भी नक्श का बर्थडे याद नहीं है। ये सब देखकर नक्श को कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। हालांकि इन 2 सालों में जब भी कल्याणी ने अपने बर्थडे की पार्टी दी तो नक्श अपने दिल को यही तसल्ली दिया करता था कि वो अपना ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। केक कल्याणी काटती थी, लेकिन नक्श मन ही मन खुश हो जाता था। जब नक्श ने देखा कि अनिका उसे ही घूर रही है तो तुरंत ही वो अपने सेंसेस में लौटा और सिर हिलाते हुए बोला, अरे हाँ, परेशान मत हो, मुझे याद है, मैं रैंडमली कुछ नहीं खरीदूंगा। अनिका नक्श से भानुशाली ग्रुप के साथ कोऑपरेशन को लेकर बात करना चाहती थी, क्योंकि आज उसकी दादी ने उसे आगे से कॉल किया था और उनकी हेल्प करने के लिए कहा था। लेकिन अनिका ने अंत में इस टॉपिक को बाहर निकालना जरूरी नहीं समझा। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी एंगल से नक्श को ऐसा लगे कि वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट है। रंगरेज रेस्टोरेंट, कल्याणी के जन्मदिन वाला दिन। नक्श, अनिका, चित्रा सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे, क्योंकि सभी को कल्याणी के लिए तोहफे लेने थे। अनिका और चित्रा तो समय पर पहुंच गए, लेकिन नक्श अभी तक नहीं आया था और अनिका उसी का इंतजार कर रही थी। अनिका और चित्रा दोनों साथ में बैठे थे। अनिका जितना नक्श के गिफ्ट के बारे में सोच रही थी उतनी ही उसे टेंशन हो रही थी। पिछले 2 दिनों में अनिका ने नक्श से कई बार पूछा कि वो कल्याणी के लिए क्या गिफ्ट सोच के बैठा है, क्या देने का सोच रहा है, लेकिन नक्श ने अनिका को कुछ भी नहीं बताया और अनिका से भी सीक्रेट रखा। हालांकि नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो जो भी गिफ्ट देगा वो आम नहीं होगा, खास होगा। लेकिन उसके बाद भी अनिका के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श एक ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। जिस लकड़ी के बॉक्स में आम आते हैं उस बॉक्स में भला नक्श कल्याणी को कौन सा गिफ्ट देने वाला है? कहीं नक्श वाकई में आम तो नहीं दे रहा है?
ये वो गिफ्ट है जिसके लिए उसने कहा था कि मुझे इस बार इंसल्ट फील नहीं होगा। लग तो ऐसा रहा है जैसे उसने पहले से ही मुझे एम्बैरस करने की सोच रखी है। गहरी सांस लेते हुए मन ही मन अनिका ने सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। नक्श ने उसे बताया भी नहीं था कि वो क्या दे रहा है, और अब आम वाले लकड़ी के डिब्बे को हाथ में लेकर वो इस ग्रैंड पार्टी में पहुंच गया था। अब अनिका क्या करेगी? आखिर नक्श ने कल्याणी के लिए क्या तोहफा लिया होगा? क्या अनिका को आज फिर से एम्बैरस होना पड़ेगा, या फिर से इस बार नक्श के तोहफे को देखकर कल्याणी के साथ साथ पूरा जावेरी खानदान हिलने वाला है? कार्तिक ने नक्श को कौन सी दवाई दी थी? उस दवाई का नक्श पर क्या असर होने वाला है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उस लकड़ी का गिफ्ट बॉक्स लेकर जैसे ही नक्श चेयर पर बैठा, वैसे ही चित्रा ने चौंकते हुए उस बॉक्स को घूरते हुए कहा, क्या है इसमें? कम से कम इसे किसी गिफ्ट शॉप में रैप तो करवा लिया होता। ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये शरीफों की पार्टी है, क्या रे समझिस तू? अरे ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है, और इसे गिफ्ट रैप करने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, वैसे भी ये बॉक्स मैटर नहीं करता, इस बॉक्स के अंदर का सामान मैटर करता है। अपना सिर खुजाते हुए नक्श उस बॉक्स को खोलकर अनिका और चित्रा को दिखाना चाहता था कि उसने कल्याणी के लिए क्या लिया है। उसे लग रहा था कि गिफ्ट देखकर वो दोनों पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट बॉक्स खोलता, अनिका ने उसे मना कर दिया। वो उस टूटे हुए बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा, और उसके बाद सिचुएशन क्या होगी उसे समझ नहीं आ रहा था। इस बॉक्स को अभी खोलने की जरूरत नहीं है, मौके का फायदा उठाना, और जब सब लोग दादी को गिफ्ट दे रहे होंगे तो तुम इस गिफ्ट को बाकी गिफ्ट्स के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। अनिका की बात सुनकर नक्श ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, किसका गिफ्ट ज्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आए हैं या नहीं। इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए, उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसने कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एंशिएंट समय से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा था। जब कल्याणी ने पल्लवी का तोहफा देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुरंत ही कल्याणी ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, पल्लवी, ये लड़की शुरू से ही सबसे आगे रही और आज भी ये सभी से आगे है। अनफॉर्चुनेटली, भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों न करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती है। एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। कल्याणी की बात सुनकर पल्लवी का चेहरा अचानक से लाल पड़ गया था। वैसे अभी तक तो पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी। भले ही कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपने की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए पल्लवी ने किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए कहा, दादी, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पल्लवी की सीट नक्श के बाजू में ही थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। वो एक जेड पेंडेंट है, मुगल डायनेस्टी का, पैलेस में रखने वाला आइटम। क्या बात है, बहुत खूब। नक्श के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर पल्लवी का इंटरेस्ट अचानक से जाग गया था। नक्श जावेरी खानदान का दामाद था, जिसका इस परिवार में कोई स्टेटस नहीं था। कोई उसे पूछता भी नहीं था। पल्लवी ने भी कभी नक्श पर ध्यान नहीं दिया या फिर कभी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अभी पल्लवी की क्यूरियोसिटी नक्श के प्रति अचानक से जाग उठी थी। पल्लवी ने नक्श से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो मुगल डायनेस्टी का जेड पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? नक्श ने पल्लवी की ओर देखा, जिसने अचानक से उसे अप्रोच किया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, थोड़ी बहुत। वैसे इस जेड पेंडेंट पर तुमने कितने का खर्चा किया? 1.5 करोड़। पल्लवी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। उसने उस जेड पेंडेंट को अपने एक खास दोस्त की मदद से खरीदा था, और उसे ये जेड पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्त को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले। तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा तो भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा की नहीं है। जब पल्लवी ने नक्श की बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। नक्श ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को धीमा किया, जिससे बस वो दोनों ही उसकी बात सुन सके। जेड पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, लुक, लिसन और टेस्ट। अगर कोई जेड बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो सबसे बेस्ट जेड है। लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसका कलर भी ऑफ वाइट था और उसका टेक्सचर भी अनइवन था। उसे हम मीडियम क्वालिटी का समझ सकते हैं, नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी। इसीलिए उसकी कीमत 80 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें और डिस्काउंट देता भी तो भी उसका 30 से 40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधा 70 लाख का प्रॉफिट कमाया।
तुम्हारा दोस्त। अब मुझे और कोई कमेंट नहीं करना। नक्श जो कुछ भी कह रहा था, पल्लवी उसे सुनकर दंग रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया। उसी समय एक नौकर कल्याणी के पास आया और बोला, मैडम, विवान बजाज आए हैं। विहान आया है, उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। जब कल्याणी ने सुना कि विहान वहां आया है तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कल्याणी ने विहान को बैंक्वेट हॉल में आने के लिए इनवाइट कर दिया। कल्याणी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी का ध्यान कल्याणी की तरफ गया और सभी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। विहान ने सैफायर ब्लू सूट पहना था, उसके बाल भी आज पूरी तरह से सेट थे और उसके हाथ में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा गोल, कौन सा गोल, तो आइए जानते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ विहान कल्याणी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, दादी आज आपका जन्मदिन है, मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहें हमेशा के लिए। एंड आई एम सॉरी दादी, बहुत ट्रैफिक था इसलिए आने में लेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस वजह से आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को लेकर कल्याणी के दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। मुस्कुराते हुए कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और बोला, अब जब आ गए हो तो फिर कौन सा लेट और कैसा लेट। वैसे भी तुम काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, बहुत कंसिडरेट भी हो। तुम स्पेशली यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विहान ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और बोला, दरअसल आज मैं यहाँ सिर्फ आपको तोहफा देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके यहाँ से खूबसूरत तोहफे को ले जाने भी आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। विहान के चेहरे पर और उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस फूट फूट कर भरा था। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उनकी नजर अनिका पर जाकर अटक गई। जैसे जैसे कल्याणी के एक्सप्रेशन सीरियस होते गए, वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती नजरों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी, लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की औकात ऑलमोस्ट जीरो थी। जावेरी खानदान के कुत्ते को भी नक्श से ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता था। विहान, तुम्हें भी पता है कि अनिका की शादी हो गई है और शादी को 2 साल से ज्यादा का समय भी हो गया है। क्या तुम्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता? हालांकि कल्याणी ने तो पहले से ही अपने दिल में डिसीजन ले लिया था, लेकिन वो भी विहान के साथ कुछ फॉर्मेलिटी वाले सवाल कर रही थी। नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी दिल से दादी मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचेंगी और मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी। विहान को नक्श के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अनिका से मतलब था और वो आज उसे यहां से ले जाना चाहता था। उसी समय नक्श अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं विहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अनिका मेरी बीवी है और तुम मेरे ही सामने उससे शादी करने की बात कर रहे हो? नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो कौन? जावेरी खानदान के बीच में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? मुंह बंद रखो अपना। अचानक से मैम्बो अंकल इस मैटर के बीच में कूदे और नक्श को उंगली दिखाते हुए बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हूं, लेकिन आपसे तो बेटर ही हूं, जिसे भानुशाली ग्रुप ने कचरा समझकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जैसे ही नक्श ने यह कहा, वैसे ही मैम्बो अंकल के होश उड़ गए। साले कमीने! ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। इस सीन को देखकर जावेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। बचपन से ही मैम्बो अंकल बहुत शरारती थे और साथ ही साथ कल्याणी के लाडले भी थे। कल्याणी ने हर बार मैम्बो अंकल को सपोर्ट किया और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता। आज भी वो यही कर रहे थे। जवानी के दिनों से ही मैम्बो अंकल ने जिम जाना शुरू कर दिया था और उनकी बॉडी बहुत ही मैस्कुलर थी। कॉलेज के समय में मैम्बो अंकल ने खूब दंगे फसाद किए, यहाँ तक कि सूरत के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उनका अच्छा खासा उठना बैठना था। और भी बहुत कुछ है। नक्श तो उनके सामने उड़न खटोला है, एक पंच में पता नहीं कहां से कहां जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसने मैम्बो अंकल से पंगा ले लिया था और ये देखकर जावेरी खानदान के लोग फुसफुसाने लगे थे। थई गयू कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। उसे खुद नहीं पता वो कौन और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जावेरी खानदान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। बरोबर सच्ची बात की थी। इसका कोई हक नहीं बनता कि ये हमारे जावेरी खानदान के बीच में कुछ बोले। जावेरी खानदान के लोग धीमी आवाज में ये सारा डिस्कशन तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मैम्बो अंकल को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया था। सभी नक्श को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अनिका ने नक्श को याद दिलाते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रही है। शायद इसी वजह से कि उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था, इसलिए वो नक्श के लिए कंसर्न थी और उसे मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। मैम्बो अंकल अब नक्श के बेहद करीब आ गए थे और वो नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया और फिर नक्श ने क्या किया? क्या नक्श मैम्बो अंकल को शांत करवाएगा या फिर नक्श उल्टा हमला कर देगा? अगर कुछ बड़ा कांड हुआ तो फिर अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? अनिका और